हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो हम आज डिस्कस करेंगे एमए हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। हम उसकी यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। पहले भी हम यूनिट 1 को 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो PYQ हैं वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसलिए वो दोनों क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं, वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जाके आप दोनों वीडियोस को देख लीजिए। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो क्या है ये हमारी देख पा रहे होंगे आप, यूनिट 4 में डिवाइडेड है। लेकिन हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। जो 2 वीडियोस हैं उनमें भी हमने यूनिट 1 ही डिस्कस की है। यूनिट 1 का हमारी नाम है आदिकालीन कवि, और आदिकालीन कवि हमारे 3 हैं हमारे सिलेबस में, और यही 3 कवियों से यही 3 आदिकालीन कवि हैं यूनिट 1 में, जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्ज़ाम्स में। तो आपको यही आदिकालीन 3 कवि के बारे में पढ़ना है। 2 आदिकालीन कवि ये जो अमीर खुसरो और विद्यापति हैं, इनसे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो मैंने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने सोचा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना डिस्कस कर लिए जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे चंद बरदाई के बारे में। चंद बरदाई जो कि हमारे आदिकालीन कवि हैं, और उनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो रेवा तट समय के प्रारंभ के 10 दोहे और कवित्त, यानी कि रेवा तट समय जो कि चंद बरदाई जी का है, मतलब उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है, ठीक है। तो और पृथ्वीराज रासो के अंदर ही एक हमारा सर्ग है जिसका नाम है रेवा तट समय। हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में पढ़ना होगा। वो भी हमारे जो 1 से 10 तक के दोहे हैं हमारे सिलेबस में वही आएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आज पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में जान लीजिए, जिससे आप आगे के जो दोहे पढ़ेंगे ना, तो उनमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहेगा। मैं छोटी सी आपको वो दे देती हूँ, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाऊँगी अभी, आप शॉर्ट नोट टाइप का आप समझ लीजिए इसके बारे में। तो पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। पृथ्वीराज रासो क्या है, एक आदिकालीन रचना है, और ये आदिकालीन रचना हमारे आदिकालीन कवि चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। और ये पृथ्वीराज रासो जो है उसमें हमारे 69 समय या फिर कहें 69 सर्ग हैं, ठीक है। और जो हमारा रेवा तट है वो हमारा 27वां सर्ग है, ठीक है ना। ये हमारा 27वां सर्ग है पृथ्वीराज रासो का। तो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। उनमें से रेवा तट कौन सा सर्ग है, 27वां सर्ग है। और पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें हमें जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो एक युद्ध हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये रेवा नदी के तट पर हुआ था। रेवा नदी जिसे हम आज नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो ये हमारे MP की नदी है। कहाँ से निकलती है हमारी, आप में से किसको किसको पता है कि ये नर्मदा नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तो ये हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है जाकर, तो ये हमारी खंबात की खाड़ी में गिरती है जाकर, ठीक है। इतना आपके लिए सही है जितना आपको जानना था। तो चलिए हम अब डिस्कस करेंगे इनके पद के बारे में, जो एक्चुअल चीज़ है हमें पढ़ने के लिए। तो देवगिरी जीते सुभट आयो चमनराय, जय जय नृप कीर्ति सकल कही कविजन गाई, मिलट राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो वन अपुप गज झुंड। देखो
इसमें क्या बोल रहे हैं, देवगिरी जीते सुभट। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे आयो चामुंडराय मतलब श्रेष्ठ वीर जो चामुंडराय हैं हमारे, वो जब देवगिरी जीते सुभट यानी कि जब देवगिरी को जीतकर आते हैं तो जय जय नृप कीर्ति सकल कही कविजन गाई, यानी कि तो दरबार के कविजन यानी कि सभी कवि जो हैं वो नृप कीर्ति सकल जय जय यानी कि उनके पृथ्वीराज चौहान के यश का गान करते हैं। और मिलट पृथ्वीराज सो कही राव चामुंड, जब चामुंडराय पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं तो चामुंडराय पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि रेवा तट जो मन करो, यदि आप चाहते हैं या यदि आप इच्छा रखते हैं रेवा तट जाने की, तो वन अपुब गज झुंड, तो आपको वन में अपुब यानी कि अपूर्व, गज यानी कि हाथी और झुंड यानी कि आपको वहाँ पर वन में अपूर्व हाथियों का झुंड देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी व्याख्या इन दो पदों की, ये हमारे दो पद हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है, मैं संदर्भ डिस्कस करेंगे। रेवा तट में अब हम संदर्भ डिस्कस करेंगे। तो संदर्भ हम लिख सकते हैं कि ये जो दोनों दोहे हैं ये किससे लिए गए हैं, तो ये पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग से लिए गए हैं और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो और अगर प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो प्रसंग में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ हमारे जो कवि हैं, कौन है कवि, तो हमारे जो चंदबरदाई जी हैं उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जो हमारे सेनापति हैं चामुंडराय जी, उनके द्वारा देवगिरी को जीतने पर उनकी कीर्ति का गान किया है, उनकी कीर्ति का गान किया है। और चामुंडराय द्वारा रेवा तट पर शिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने प्रेरित किया गया है। इस लाइन में कहें या इस पद में कहें, ऐसा प्रसंग हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिखा हुआ देख लेते हैं। हाँ, तो संदर्भ आप लिखेंगे, उपर्युक्त दोनों दोहे चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग से लिए गए हैं। प्रसंग की बात करें तो यहाँ कवि ने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडराय द्वारा देवगिरी को जीतने पर उनकी कीर्ति का गान किया है और चामुंडराय द्वारा रेवा तट पर शिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी को प्रेरित किया गया है। भावार्थ की बात करें तो श्रेष्ठ वीर चामुंडराय, श्रेष्ठ वीर चामुंडराय कौन है, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति हैं। जब देवगिरी को जीतकर आते हैं तो दरबार के सभी कवि पृथ्वीराज चौहान के यश का गान करते हैं। सेनापति चामुंडराय जब पृथ्वीराज चौहान से मिले यानी कि मिलते हैं तो बोलते हैं कि यदि आप रेवा तट पर जाने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ वन में अपूर्व हाथियों के झुंड शिकार करने के लिए आपको मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी लाइंस। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और फिर व्याख्या लिखेंगे। अगर हम विशेष की बात करें तो आप इसमें विशेष भी लिख सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखिए, सबसे पहले पद देखिए क्या लिखा है, देवगिरी। देवगिरी क्या है, अगर हम आज की बात करें तो आज ये जो देवगिरी है, जो पहले देवगिरी हुआ करती थी, आज इसका नाम दौलताबाद है। समझ गए आप। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि देवगिरी जो है वो हमारा आधुनिक दौलताबाद का नाम है। और आगे हम देखें तो ये जो लिखा है ना कविजन, तो कविजन हम ये लिख सकते हैं, कविजन गाई लिखा है ना, तो कविजन जो है हमारा कवि शब्द का क्या है, बहुवचन रूप है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट डाल के। और क्या है इसमें,
हाँ, ये जो अपूर्व शब्द है, इसमें इसका मतलब हमने बताया था अपूर्व, यानी कि अपूर्व हाथियों का झुंड मिलेगा। तो ये जो अपूर्व शब्द है आपका, तो ये अपूर्व शब्द आपका जो है ये थोड़ा सा इसमें अपभ्रंश का प्रभाव है इस शब्द पर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अपूर्व शब्द में अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है। और की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो रेवा नदी है ये हमारी आधुनिक नर्मदा नदी का नाम था। और नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ियों में गिरती है। और बात करें तो जैसे ये जो रेवा शब्द है ना आपका, ये कहाँ मिलता है, मतलब पहली बार या कहाँ देखने को मिला था ये शब्द? तो कालिदास जी ने जो एक मेघदूत नाम का जो काव्य था ना, लिखा था, उसमें ये शब्द हमें देखने को मिलता है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं उसमें अगर लिखना चाहें तो। और हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कही राव चामन रेवा तट जो मन करो, वैसे आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर हम कहें इसमें कोई हमें अलंकार देखने को मिल रहा है इन लाइन्स में, तो हमें ये अनुप्रास अलंकार दिख रहा है इसमें। कही कविज्जन का आ रहा है ना, यहाँ हमें दिख सकता है। और ये कही कविज्जन गाई, ये हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट्स विशेष में लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से विशेष मैंने बताए हैं। जैसे ये जो पहला वर्ड है देवगिरी, इससे आप लिखेंगे ये जो देवगिरी है वो आधुनिक दौलताबाद का नाम था। और आप ये लिख सकते हैं ये जो कविज्जन शब्द है वो कवि शब्द का बहुवचन रूप है। और जो ये जो अपूर्व शब्द है ये इस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। आप ये लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है इन पद में। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रेवा है वो हमारी आधुनिक नर्मदा नदी का नाम था। और नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके। और एक पॉइंट बना के आप ये भी लिख सकते हैं कि रेवा शब्द जो है वो हमारे मेघदूत काव्य में मिलता है। और मेघदूत काव्य किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। ये जो आपने जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ये जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया था, तो इसमें आपने दोहा की जगह क्या वर्ड देखा? दोहा लिखा है ना, दोहा। तो ये जो हमारा दोहा है ना, ये दोहा का अपभ्रंश रूप है। आप ये भी लिख सकते हो लिखना चाहें तो। हमारा ये रेवा तट के 2 पद कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगला वीडियो कुछ ही दिन में लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।